वेलकम टू माई चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन एंड न्यूरल कम्युनिकेशन। तो जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हमारा स्टार्ट हुआ था। उसमें हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ब्रेन पार्ट्स पढ़े थे, उनके फंक्शंस कवर करे थे, फिर पैरासिम्पैथेटिक और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस कवर किए थे। और जो आज का टॉपिक है उसमें हम न्यूरॉन एंड न्यूरल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल भी हमने कवर करना है और न्यूरॉन फंक्शंस, न्यूरोट्रांसमीटर, जो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है उनको कवर करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम आपका और उसके मेजर फंक्शंस, ठीक है। और उसके बाद रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन बिहेवियर, उस चीज़ को कवर करके नेक्स्ट हमने 4th चैप्टर स्टार्ट कर देना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना, आज वहाँ पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक आपका न्यूरॉन इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। तो जो एक न्यूरॉन है वो बेसिक यूनिट है आपके ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसका। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट आगे भी सेंड करता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सा है। इसके स्ट्रक्चर के ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कौन कौन से आ गए, पहला पार्ट क्या आ गया, डेंड्राइट, फिर आ गया न्यूक्लियस, एक्सॉन, स्वान सेल्स, सोमा, नोड ऑफ रनवीर और माइलिन शीट और एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब ये क्या कौन सा पार्ट किस चीज़ में हेल्प करता है। सबसे पहले आ गया डेंड्राइट। तो डेंड्राइट्स क्या हैं, ये आपके रूट लाइट जो स्ट्रक्चर हैं ये हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं दूसरे डेंड्राइट से, ठीक है। न्यूक्लियस आ गया, ये आ गई आपकी सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसे, और ये जाएगी आगे और भी आपका दूसरा न्यूरॉन होगा जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। इसका प्रोसेस हम डिटेल में करने वाले हैं। ये स्वान सेल्स हैं, ठीक है। और ये आपका एक्सॉन है पूरा जो आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बाहर से एक कवरिंग होती है जो इसको स्मूथ बनाती है, इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है उसको नरिश करने में भी हेल्प करती है। तो बीच में ये जो गैप है इनको बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर। और ये जो आपके ये इस साइड भी आपके ये जो दिख रहे हैं क्या आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, तो ये जो एक्सॉन है इसके टर्मिनल हैं, ये जो आगे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल क्या करते हैं, यहाँ से सिग्नल आगे पास होता है और इस यहाँ से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, यानी कि जो आपका केमिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल जाता है वो यहाँ से आगे को जाता है, ठीक है। इसको भी पढ़ते हैं। अब आ जाओ सबसे पहले पार्ट्स पे। डेंड्राइट, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। तो ये जो डेंड्राइट क्या है आपके, ये जो आपको दिखे क्या, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं दूसरे डेंड्राइट से। सेकेंड आ गया सेल बॉडी जिसको हम सोमा बोलते हैं। ये कोर ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन द न्यूक्लियस एंड मेंटेन द सेल हेल्थ। तो ये जो सोमा है, ये सोमा, ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है आपका, ये मेन बॉडी है, ये हेल्प करती है आपकी कोर, इसमें न्यूक्लियस होता है और मेन मतलब मेंटेन करता है ये सेल की हेल्थ को। फिर आ गया एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या आ गई, ये जो आपको मैंने टेल लाइक स्ट्रक्चर बताया, ये क्या है, ए लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टूवर्ड अदर न्यूरॉन और मसल। तो ये क्या करता है, यहाँ से सिग्नल लेके जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प से, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में सेल बॉडी के बाहर को आगे नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन को वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सॉन इस चीज़ में हेल्प करता है। फिर माइलिन शीट है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है जो इंसुलेटिंग लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो सारे इसके अराउंड रहती है, एक्सॉन के अराउंड, और वो क्या करती है, स्पीड अप करती है हमारे सिग्नल को। एक्सॉन टर्मिनल क्या है, एंड पॉइंट है, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं न्यूरॉन के, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होते हैं ताकि नेक्स्ट हम जो सेल के साथ हैं कम्युनिकेट कर पाएँ, मतलब ये जो न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे डेंड्राइट है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये सेल बॉडी है, ये मेन चीज़ों को कैरी करती है और ये यहाँ से सिग्नल को आगे भेजती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। और ये जो माइलिन है ये स्पीड अप करने में हेल्प करता है, और ये टर्मिनल की हेल्प से क्या होता है, सिग्नल नेक्स्ट उसमें जाता है। जब ये आता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, बट जब ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर तो ये केमिकल फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या, आपकी
स्नैप्टिक क्लिफ यानी कि आपकी सिनेप्सिस। अब जैसे हमने जो न्यूरॉन पढ़ा, तो ये जो सेल बॉडी थी ये एक्सॉन था, ये जो आपको उसको टर्मिनल दिख रहे थे डॉट डॉट, तो ये एक टर्मिनल है, ये दूसरे एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पे भी एक प्रोसेस होता है, ये जो टर्मिनल है इनके अंदर क्या होती है, आपकी स्नैप्टिक वेसिकल्स होती हैं। प्री स्नैप्टिक टर्मिनल हम इसको बोलते हैं, ये पोस्ट स्नैप्टिक टर्मिनल है। प्री स्नैप्टिक टर्मिनल है जो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, और पोस्ट स्नैप्टिक है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। अब इसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, वेसिकल फ्यूज़न होती है। और अच्छा, सबसे पहले ये बताती हूँ, ये जो स्नैप्टिक वेसिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। तो जब वेसिकल फ्यूज़न होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होता है, और ये यहाँ से जब रिलीज़ होगा ये यहाँ पे जाके इस साइड पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे बाइंड होता है, उसके बाद क्या होता है, रीअपटेक होता है, और ये यहाँ पे ही एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर एंजाइम है इसको क्या कर देती है, इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है ताकि फ्यूचर में दोबारा से यूज़ हो, ठीक है। समझ आई। अब उसके बाद आ गया यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेट होते हैं जिनको हम कैल्शियम चैनल बोलते हैं, और ये जो इनके बीच में गैप है इसको स्नैप्टिक क्लिफ बोलते हैं। ये फ्लूइड से भरी हुई होती है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका प्रोसेस रहता है। देखो यहाँ पे और भी शॉर्ट में दिख रहा है कि ये टर्मिनल बटन है, ये प्री स्नैप्टिक है, ये आपका पोस्ट स्नैप्टिक है, ठीक है। और ये एक्सॉन का टर्मिनल है। इसके अंदर वेसिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, यहाँ से रिलीज़ होंगे और दूसरी साइड अटैच होंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे तो रीअपटेक हो जाएगा, यानी कि सिग्नल आपका आगे चले गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वहाँ पे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब एक चीज़ और भी होती है कि अब जैसे ये गोल अब जैसे ये जिस टाइप की यहाँ पे शेप होगी उसी टाइप का यहाँ पे रिसीव करने वाला होगा। बट ये फिर और डिटेल में हो जाएगा, ये जब मैं आपको नेट का करवाऊँगी, ये वोल्टेज चैनल और कितने पे कौन एब्जॉर्ब होता है वो वहाँ पे करवाऊँगी। बट 11th के हिसाब से सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस में, तो इससे ज़्यादा नहीं कवर करेंगे। अब आगे जो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ केमिकल स्नैप्सिस, तो क्या क्या आ गया आपके, सबसे पहले आ गया प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन, स्नैप्टिक वेसिकल, स्नैप्टिक क्लिफ, प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर और वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब देखो प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, जो न्यूरॉन सेंड करता है सिग्नल को, इट कंटेन एक्सॉन टर्मिनल विच इज़ द सेंडिंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। तो ये क्या आ गया आपके प्री स्नैप्टिक क्लिफ, ठीक है। दूसरा आ गया आपका स्नैप्टिक वेसिकल्स। तो ये क्या है, स्नैप्टिक वेसिकल क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फीयर लोकेटेड विद इन एक्सॉन टर्मिनल, दे स्टोर मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आ गया आपके क्या, स्नैप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। फिर आ गई आपकी स्नैप्टिक क्लिफ। तो ये क्या है, द टाइनी फ्लूइड फिल्ड गैप बिटवीन द सेंडिंग न्यूरॉन एंड द रिसीविंग सेल, द सिग्नल मस्ट क्रॉस द स्नैप्स स्पेस टू कंटिन्यू। तो ये आ गई आपकी जो बीच का गैप है, ये है आपकी स्नैप्टिक क्लिफ, दो जो आपके क्या है टर्मिनल बटन्स हैं उनके बीच का गैप। फिर आ गई पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट स्नैप्टिक कौन है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। इट्स मेम्ब्रेन कंटेन स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर डिज़ाइन टू बाइंड विद स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो जो मैं आपको चीज़ बता रही थी यहाँ पे बता देती हूँ। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसमें स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं जो उस तरीके से बाइंड किए होते हैं कि आने वाले सिग्नल को वो रिसीव करेंगे। सोचो अगर न्यूरोट्रांसमीटर की शेप ऐसी है, गोल है, तो जो यहाँ पे रिसीव करने वाली टर्म होगी वो ऐसी होगी ताकि वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर जाए। अगर वो बॉक्स मतलब इस शेप का न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है तो इस टाइप की होगी जो यहाँ पे बाइंड करेगी। अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर इस शेप का है तो आपकी जो बाइंड करने वाली शेप है वो ऐसी होगी, ठीक है। तो जिस डिज़ाइन का आपका जिस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर जैसा आएगा तो वो उसके साथ ही बाइंड होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, अगर इस टाइप का यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये बाइंड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब नेक्स्ट हम न्यूरॉन पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल में बताऊंगी आपको। देखो जैसे अगर आप समझ पा रहे हो कि ये अगर इस शेप के आ रहे हैं तो यहाँ पे शेप ही ये है रिसीव होने के लिए। अगर ये बॉक्स शेप के आते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की शेप रहती है कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो पाएँ। तो ये लॉक एंड की वाला इनका कंसेप्ट रहता है कि यहाँ पे आके तभी बाइंड होंगे अगर सेम आपकी जो प्री स्नैप्टिक रिसेप्टर हैं सेम होंगे उसके लिए, ठीक है, तभी वो सिग्नल को आगे लेके जा पाएंगे। फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आपके केमिकल मैसेंजर हैं, जैसे कि आपका डोपामीन आ गया, सेरोटोनिन आ गया, जो रिलीज़ होते हैं वेसिकल्स में से और इनटू क्लिफ टू ट्रांसमिट दी नेक्स्ट सिग्नल को आगे लेने के लिए, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं सिग्नल को आगे भेजने के लिए। वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल क्या होते हैं, चैनल दैट ओपन व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच द टर्मिनल
अलोइंग कैल्शियम टू एंटर एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या है, आपके वोल्टेज चैनल हैं। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से आती है, आपके एक्सॉन में से आती है। जब वो टर्मिनल तक पहुँचती है, वो ट्रिगर करती है उसको ताकि चैनल खुलें और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो। तो ये रहा आपका क्या, वोल्टेज चैनल। ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी, इनको ट्रिगर करेगी ताकि क्या हो, ये रिलीज़ हो और ये खुले और यहाँ से क्या हो, सिग्नल आगे जाए। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज चैनल है इनका ओपन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपका सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली जो आपके न्यूरॉन है वो हेल्प क्या करता है, कम्युनिकेट करने में। किसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, जो एक्सॉन के थ्रू जब सिग्नल आता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल, बट जब वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में बाहर निकलता है तब वो हो गया होता है आपका केमिकल सिग्नल। ठीक है, अब आ गई एग्जाम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर की। तो ये रहे आपके अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी है। वंस रिलीज्ड दे बाइंड टू पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर टू टर्मिनल टू ट्रांसमिट ए सिग्नल, आफ्टर विच दे आर रिमूव्ड थ्रू रीअपटेक और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं दूसरी साइड पोस्ट सिनेप्टिक में, तो रीअपटेक होता है और डिग्रेड हो जाते हैं ताकि फ्यूचर में दोबारा से यूज़ हो पाएँ और प्रोड्यूस हो पाएँ। ठीक है, अब जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कौन कौन से आ गए आपके, बहुत सारे होते हैं। एक मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे तो डिटेल न्यूरोट्रांसमीटर पे ही है, और वो बिल्कुल डिटेल में है कि जिसमें आपके जो कैटाकोलामाइंस, इंडोलामाइंस, वैसे करके पूरा डिटेल में है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, स्पेसिफिक ब्रेन के कौन से हैं या फिर मसल्स के कौन से हैं। ठीक है, वो बिल्कुल वहाँ से है कि मिड ब्रेन से कौन प्रोड्यूस हो रहा है वैसे। अब बट ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल का है, मतलब बेसिक लेवल का है। ठीक है, अब सबसे पहले आ गया डोपामीन। डोपामीन किस चीज़ के साथ एसोशिएट करता है, एसोशिएटेड विद रिवॉर्ड, मोटिवेशन, मोटर कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के साथ। सेरोटोनिन किस चीज़ में हेल्प करता है, मूड को रेगुलेट करने में, स्लीप के लिए, एपेटाइट के लिए और इमोशनल स्टेट के लिए। एसिटलकोलाइन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल एक्टिवेशन के लिए और लर्निंग और मेमोरी के लिए। ग्लूटामेट किसके लिए है, द मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और ये मेजर ब्रेन के हैं आपके जो ग्लूटामेट और गावा हैं। वाइटल फॉर कॉग्निटिव फंक्शनिंग लाइक मेमोरी एंड लर्निंग, और स्ट्रेंथनिंग के लिए भी मेन कौन है आपका, ग्लूटामेट ही है। फिर आ गया गावा, और गावा से क्या होता है, द प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है विच हेल्प करता है जो किस चीज़ में, काम न्यूरल एक्टिविटी एंड रिड्यूस एंग्जाइटी। फिर आ गया नोरपाइनफ्रीन, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इफेक्ट करता है अलर्टनेस और अराउजल के लिए। और ये मैंने बिल्कुल इनके बेसिक या प्राइमरी फंक्शन बताए हैं। अगर डोपामीन ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। सेरोटोनिन ज़्यादा होगा या कम होगा उससे क्या होगा, एसिटिलकोलिन ज़्यादा कम होगा तो उससे क्या होगा। ये डिटेल वीडियो आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर के लेक्चर में जाके आप चेक कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो आ गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि 11th की बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं तो इतना ही करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम है कंटेन्स ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड। हार्मोन्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ, इमोशन, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर। अब जैसे आपके न्यूरॉन हैं वो केमिकल सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, वैसे ही जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। बट ये इसमें क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है ये ग्लैंड्स के थ्रू होती है और हार्मोन्स के थ्रू होती है। ठीक है, जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में अपना ग्लैंड्स हैं रिलीज़ करते हैं हार्मोन को, किसमें, डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कमेंट करके बता सकते हो। अब जो हार्मोन्स है ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी ग्रोथ को, इमोशंस को, मेटाबॉलिज्म को और बिहेवियर को। अब जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ये आ गया आपके, पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ फिर इस पे आते हैं। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड आ गया आपका कौन सा, एक है जो सबसे मेजर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को, जैसे ग्रोथ को करेगा, रिप्रोडक्शन को करेगा, हार्मोन सिक्रीशन को करेगा। बाकी मेजर आपका हाइपोथैलेमस आ गया, ये मेन लिंक क्रिएट करता है एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बता दिया क्या है, मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सारी चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर एक है आपका थायराइड ग्लैंड, ये नेक में होता है और प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को, जैसे कि थायरॉक्सिन, जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को और हार्ट रेट को। फिर आ गया आपका एडर्नल ग्लैंड है, ये आपका कहाँ पे लोकेट करता है, टॉप ऑफ द किडनी पे, और प्रोड्यूस करता है एडरलिन और नॉर एडरलिन और कॉर्टिसोल को भी करता है, जो हेल्प करते हैं बॉडी को स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करने के लिए। पैनक्रियास है, ये है आपका
पार्ट ऑफ बोथ द डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जो पैनक्रियास है ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। ये सिक्रीट करता है इंसुलिन को और ग्लाइकोजन को, ताकि ब्लड शुगर लेवल को हम क्या करें, बैलेंस कर पाएँ। वैसे ही पाइनल ग्लैंड है, ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन को और सेरोटोनिन को भी यही करता है, विच हेल्प रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम कार्डिक रिदम भी बोलते हैं। फिर आगे गोनाड्स, इसमें आ गया आपके ओवरीज एंड टेस्टिस। ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज आ गया जो आपका ग्लैंड है वो किसका है, फीमेल में है, और टेस्टिस किस में आ गया, मेल में आ गया। और ये किस चीज़ को रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और उसके फंक्शन के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे आ गया। बहुत बारी पेपर में क्या होता है, इनकी सिर्फ डायरेक्शन आपको अप से डाउन या डाउन से अप करने के लिए बोल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है ये कहाँ पे है, हमारा ब्रेन के अंदर है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और मेंटेन करता है होमोस्टैटिस को। होमोस्टैटिस यानी कि आपकी थर्स्ट, हंगर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ को, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल कर रहा है। अब देखो ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल इसके नीचे। अब ये कहाँ पे है, ये भी ब्रेन में लोकेट करता है और इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन, जैसे आपका आ गया ग्रोथ हार्मोन आ गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एसिटिलकोलिन, और ये रेगुलेट करता है बाकी ग्लैंड्स को, ठीक है। वैसे ही पाइनल ग्लैंड आ गया, ये भी आपका क्या है, ब्रेन के अंदर है। यानी कि तीनों चीज़ें, ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और जो आपका पाइनल ग्लैंड है ये ब्रेन में है। और पाइनल ग्लैंड क्या करता है, डीप ब्रेन के अंदर है और ये प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन को, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, स्लीप वेक साइकिल में, और सेरोटोनिन को भी यही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर आ गया आपका थैलेमस, ये डेवलप करता है टी सेल किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। और ये आ गया आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये आपका नेक में है, बटरफ्लाई शेप का है, प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को। फिर आ गया आपका एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड देखो ये भी टॉप होता है किसके, किडनी के टॉप पे है। अब इसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है कॉर्टेक्स यानी कि एक्सटर्नल लेयर, एक होता है मेड्यूला यानी कि इंटरनल लेयर। जो इसका मेड्यूला है, इंटरनल लेयर है, वो सिक्रीट करते हैं आपके एपाइनफ्रीन और नॉरएपाइनफ्रीन को, जो हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए। वहाँ पे ही जो आपका एक्सटर्नल पार्ट कॉर्टेक्स है वो सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल को और एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। फिर आ गया आपका पेनक्रियास। तो पेनक्रियास किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सिक्रीट करने में, इंसुलिन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है और ग्लाइकोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। जब आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है तो उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल लो होती है, और ग्लाइकोजन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है ताकि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो पाए। और जब हम हंगर के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल बेसिस में आएंगे, तो जो हंगर है वहाँ पर पेनक्रियास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। कि कब अगर भूख लग रही है तो इंसुलिन बढ़ रहा है, कि फिर ग्लाइकोजन लेवल क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम स्ट्रेस और मैनेजमेंट का पढ़ेंगे तब हम एडर्नल ग्लैंड का डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक जो ग्लैंड है वो अलग अलग टाइप में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और इनके मतलब बायोलॉजिकल बेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आ गया आपका थायराइड ग्लैंड, इसको हमने कर लिया, ठीक है, ये नेक में है। फिर आ गया पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बारी। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। फिर आ गया पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये प्रोड्यूस किसको कर रहा है, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब आ गया जो आपकी ओवरीज हैं। तो ओवरीज क्या करती हैं, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है। ओवरीज क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रेगुलेट कर रही हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, मैस्कुलर साइकिल को और सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, बैलेंस कर रही हैं। और टेस्टिस जो मेल्स में होता है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन और रेगुलेट करता है मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और स्पर्म की प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके बेसिक फंक्शन थे और इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है फिर उसके बाद क्या आता है, ठीक है। जैसे पहले आ गया आपका क्या, पाइनल, फिर पिट्यूटरी, फिर आ गया आपका थैलेमस, फिर अडर्नल ग्लैंड, फिर पेनक्रियास, फिर आ गई ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। तो ये इनका क्या है सीक्वेंस।
अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कैसे हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है इन्फ्लुएंस करती है किसको, ह्यूमन के बिहेवियर को। तो हेरिडिटी क्या है, रेफर टू ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। तो जो भी आपके जो पेरेंट्स से जो ट्रेड्स जो भी चीज़ें आपने कैरी करी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे कि फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स आ गए, सम बिहेवियरल टेंडेंसीज आ गई, ये क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स जैसे आपकी हाइट, आइज़ का कलर, बालों का कलर, बॉडी शेप। उसके बाद बिहेवियरल टेंडेंसीज आ गई, अगर कोई एग्रेसिव है बच्चे भी एग्रेसिव होते हैं, या कोई बहुत काम पेरेंट्स है बच्चे भी बहुत काम और फ्रेंडली होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आ गई, हमारी हेरिडिटी आ गई, जो ट्रेड्स हम पेरेंट्स से कैरी करते हैं, ठीक है, अपने जीन्स के थ्रू, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। इन्वायरमेंट आ गया, जो बाकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जैसे कि फैमिली कैसी है, कल्चर क्या है, स्कूल क्या है, सोसाइटी क्या है, ये शेप करते हैं हमारी पर्सनालिटी को, इंटेलिजेंस को और बिहेवियर को, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन बिहेवियर डेवलप थ्रू। अब ह्यूमन बिहेवियर का सिर्फ हेरिडिटी का इफेक्ट नहीं होता है या सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं होता है, दोनों का इंटरेक्शन की हेल्प से क्या होता है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर सामने आता है या एक बिहेवियर डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं एंड एक्सपीरियंस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेवलपमेंट को। तो दोनों चीज़ें मिलके हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड में इनहेरिट म्यूज़िकल एबिलिटी बट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग डेवलप दी स्किल। जैसे कि एक इंडिविजुअल में पहले से म्यूज़िकल एबिलिटी है बट जब तक उसको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो स्किल डेवलप नहीं होगी। तो दोनों के कम्बिनेशन की हेल्प से क्या होता है कि ह्यूमन का बिहेवियर डेवलप होता है। अब मैथड्स क्या है स्टडी करने के लिए ह्यूमन के बिहेवियर को, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा हुआ है जब हमने सेकेंड यूनिट पढ़ा था। तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताऊंगी, डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लेक्चर नंबर 2 या 3 में जाके भी देख सकते हो जहाँ पे हमने मेथड्स पढ़े हैं। तो पहला क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये क्या करता है, बिहेवियर को स्टडी करने में हेल्प करता है। कैसे, बिहेवियर इज स्टडी बाय केयरफुली वॉचिंग इंडिविजुअल इन नेचुरल एंड कंट्रोल्ड सिचुएशन। वॉच भी करना है और उसको रिकॉर्ड भी करना है, किसमें, ऑब्जर्वेशन मेथड में। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, और इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं, आप फिर से दोबारा नहीं करवाऊंगी। केस स्टडी मेथड क्या आ गया, इन डेप्थ स्टडी है इंडिविजुअल की, ग्रुप की, ताकि वो क्या कर पाए, कंडक्ट कर पाए एक्सपेरिमेंट एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आगे जीन्स एंड बिहेवियर। अब देखो, जो जीन्स हैं वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी के, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल ट्रेट को और सर्टेन बिहेवियरल टेंडेंसीज को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन नॉर्मली हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंटेन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एक ह्यूमन है उसमें 23 पेयर होते हैं, अगर 21 वाला डिफेक्टेड हो तो क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ भी तब होती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें भी ये चीज़ें फॉल करती हैं। अब रोल क्या है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम डिटरमाइन ट्रेट सच एज, हमारी हाइट पता चलती है वहाँ से, आई कलर डिसाइड होता है, बायोलॉजिकल होता है, सेक्स पता चलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड सम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यानी कि जो क्रोमोसोम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए, और वैसे ही जो जीन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए। यानी कि हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर आ गया सोशो कल्चरल शेपिंग ऑफ बिहेवियर। अब जो सोसाइटी या इन्वायरमेंट है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। फैमिली, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। अब जो एक इंडिविजुअल की फैमिली है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, या सोशल नॉर्म्स है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे बिहेव करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, हमारा सोशो कल्चरल फैक्टर। फिर आगे कंसेप्ट ऑफ कल्चर। अब देखो कल्चर क्या सिखाता है हमें, कल्चर रेफर टू the shared belief, values, custom, language, practice of a group of people. It provide guidelines for acceptable behavior in this society. तो जो कल्चर है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कौन सा बिहेवियर है जो सोसाइटी आपका एक्सेप्ट करेगी और कौन से बिहेवियर को रिजेक्ट करेगी। तो किस मैनर में आपको, किस वे में आपको बिहेव करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये कौन बताता है, आपका कल्चर बताता है, आपकी सोसाइटी बताती है। अगर जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो वैसा आपको बिहेव नहीं करना होगा। ये जो आपके डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होते हैं ये उस चीज़ को कवर करता है। फीचर क्या है कल्चर के, ये लर्न होता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, शेप बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को। अब एक है वहाँ पे आपका कंसेप्ट
सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न सोशल रूल। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल लर्न कर रहा है सोशल रूल्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर पैटर्न्स। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? आपके फैमिली, स्कूल, पेयर एंड मीडिया आर इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन की? इट हेल्प इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू सोसाइटी, डेवलप पर्सनैलिटी, सोशल स्किल्स एंड मॉरल। एक कंसेप्ट है आपका एकल्चरेशन का। एकल्चरेशन क्या हो गया? रेफर टू कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कम इनटू कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट। ठीक है, एकल्चरेशन क्या होता है कि कल्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जब डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे पीपल मूविंग टू अनदर कंट्री में अडॉप्ट न्यू कस्टम्स, फूड हैबिट एंड लैंग्वेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकल्चरेशन बोलते हैं। स्ट्रैटेजीज़ क्या है एकल्चरेशन की? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत बारी। तो डिफरेंट पीपल एडजस्ट टू न्यू कल्चर इन डिफरेंट वे। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग जब किसी और स्टेट में जाते हैं तो वो कैसे वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उसको हम एकल्चरेशन बोल रहे हैं। सबसे पहले आ गया इंटीग्रेशन। तो ये डायरेक्ट स्टेजेस पूछते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन अक्कर व्हेन ए पर्सन मेंटेन देयर ओरिजिनल कल्चर while also participating in new culture. It promote balanced cultural adjustment. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक जो इंडिविजुअल है वो अपने कल्चर को तो मेंटेन करता है बट दूसरों के फेस्टिवल्स में, दूसरों के कल्चर में भी क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है ताकि वो न्यू कल्चर को क्या कर सके? सीख सके। तो ये क्या होता है? ये प्रमोट करता है कल्चरल एडजस्टमेंट को। एक होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन अकर व्हेन इंडिविजुअल कंप्लीटली अडॉप्ट द न्यू कल्चर एंड गिव अप देयर ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी। एक असिमिलेशन में क्या है कि एक इंडिविजुअल दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा बट अपने कल्चर को बिल्कुल ही छोड़ देगा। सेपरेशन अकर व्हेन, थर्ड आ गया सेपरेशन। तो सेपरेशन अकर व्हेन पीपल मेंटेन देयर ओरिजिनल कल्चर एंड अवॉइड इंटरेक्शन विद न्यू कल्चर। तो ये क्या होता है कि सेपरेशन मतलब अपने कल्चर को मेंटेन रखना बट दूसरे को बिल्कुल ही आपने क्या करना है? अवॉइड करना है। मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है? अकर होती है जब व्हेन इंडिविजुअल लूज कनेक्शन विद बोथ द ओरिजिनल कल्चर एंड द न्यू कल्चर। मार्जिनलाइजेशन में क्या है? दोनों कल्चर से आइसोलेट हो जाना। और ये क्या क्रिएट करता है? फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रैटेजीज थी एकल्चरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, सेपरेशन और मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। क्विक रिवीजन के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? जो ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो ब्रेन क्या है आपका? कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर है आपके बिहेवियर का। नर्वस सिस्टम बेसिक यूनिट है आपके, बेसिक यूनिट है नर्वस न्यूरॉन, बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। फिर हार्मोन्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशंस को और बिहेवियर को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है बॉडी को स्ट्रेस के लिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? रिलैक्स करता है बॉडी को। और बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है? आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। यहाँ से ये पता चलता है कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर किया है। ब्रेन के बारे में कवर किया, नर्वस सिस्टम को कवर किया, हार्मोन्स यानी कि आपके ग्लैंड्स पढ़े हमने, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी आपका नर्वस सिस्टम में आ गया। फिर उसके बाद बिहेवियर और हेरिडिटी पढ़ा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 3 NCERT 11th का, जो कि 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा हमारा शायद जो डेवलपमेंट है वो यूनिट का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट ह्यूमन डेवलपमेंट का यूनिट है आपका 4th। तो हो सके तो लेक्चर कल ही आ जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन में नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और PDF के लिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। थैंक यू।